एफआईआई बेच रहे हैं और ये चीज आपको हर एक इंसान बता रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है कि एफआईआई ने 120 इंडियन स्टॉक्स को बाय करा है Q4 में। तो एक्चुअली वो स्टॉक्स कौन से हैं, उन स्टॉक्स को एनालाइज कैसे करेंगे, क्या स्पेशल है उन स्टॉक्स के अंदर, और कैसे सिर्फ एफआईआई को अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा लॉस कर सकते हो। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो ग्रो विद अभी। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले समझते हैं एफआईआई, डीआई और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये सारे एक दूसरे से लिंक है। जब भी किसी स्टॉक के अंदर एफआईआई अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहा होता है तो उस स्टॉक को स्ट्रॉन्ग नजरिए से देखा जाता है। और इसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि एफआईआई जो कि पूरी मार्केट में बेच रहा है, वो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो चांसेस हाई होते हैं कि उनको कुछ ऐसा पता है जो शायद आपको और मुझे नहीं पता। उनके पास एक सॉलिड एनालिसिस वाली टीम होती है जिनके पास इनसाइडर न्यूज भी होती है। तो इसी वजह से जिस भी स्टॉक में एफआईआई, डीआई या फिर आप स्मार्ट मनी कह सकते हो, वो इन्वेस्ट कर रहा होता है तो वो स्टॉक आपकी नजरों में होना चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि ज्यादातर लोग नहीं समझते कि जो एफआईआई है वो पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते। तो ब्लाइंडली उन्हें फॉलो करना एक बहुत बड़ा रिस्क लेके आता है अपने साथ, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने 10 स्टॉक 50 स्टॉक में इन्वेस्ट किया हो जिसमें से आपको सिर्फ 3 या 4 पता हो। इसी के साथ साथ हो सकता है कि उन्होंने 20 साल के लिए इन्वेस्ट करा हो सकता है उन्हें हाई पीई से फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन एज अ रिटेल इन्वेस्टर क्या ये चीजें आपको इंपैक्ट करेंगी? फॉर श्योर ये आपको इंपैक्ट करेंगी। तो कैसे वो स्टॉक्स ढूंढने हैं जहां पे एफआईआई इन्वेस्ट कर रहा है, उसके अंदर फिल्टर कैसे करना है, बिजनेस कैसे समझना है उस पर्टिकुलर कंपनी का, ये मैं आपको इस फ्रेमवर्क के थ्रू देने वाला हूं। लेकिन एक मिनट रुको और सोचो जरा कि क्यों कुछ इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना पाते हैं, वहीं पे दूसरी तरफ कुछ इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म में भी वेल्थ नहीं बना पाते। क्योंकि जो लोग वेल्थ बना पाते हैं उनके पास होता है प्रोसेस, उनके पास होता है सिस्टम। तो सिस्टम कैसे बनता है, प्रोसेस कैसे बनता है, ये आपको यहां पे सीखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ मैं आपके साथ स्टॉक्स भी डिस्कस करूंगा जो पर्टिकुलरली मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। सिस्टम बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक स्क्रीनर चाहिए होगा, और यहां पे मैं बहुत सारे स्क्रीनर्स यहां पे बना करके रखता हूं। कुछ स्क्रीनर्स अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। ये मैं इसलिए बनाता हूं ताकि मैं स्ट्रेटेजी टेस्ट कर पाऊं। इन्वेस्ट करने से पहले मैं यहां पर श्योर होना चाहता हूं, तभी मैं इन्वेस्ट करता हूं, अदरवाइज इन्वेस्ट मैं करता ही नहीं हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो एफआईआई है, क्या उसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पर कंपनीज के अंदर 2% से ज्यादा इन्वेस्ट किया है? अगर करा है तो मुझे वो कंपनीज दिखा दो। तो ये वो 67 कंपनीज हैं जिनके अंदर एफआईआई ने इन्वेस्ट करा है। क्या इनके नाम से कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ता। जैसे मैंने बताया, एफआईआई बहुत अलग अलग होते हैं और वो पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और हम इन 67 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और ये लॉजिकल भी है। तो इसी वजह से आपको फिल्टर को यहां पे और डिग इन करना पड़ेगा। वो क्या है कि जो भी स्टॉक यहां पर आए उसका जो मार्केट कैप है वो ग्रेटर देन 10,000 करोड़ के आसपास हो, तभी वो मेरे स्क्रीनर में आए। अब जैसे ही ये होगा तो देखो 67 स्टॉक यहां पर थे, रन करूंगा, वो जो 67 स्टॉक्स थे वो हट करके सिर्फ 22 कंपनियां हमारी बची हुई हैं। मतलब फिल्टर हमारे लिए काम कर रहा है। अब जो रिस्की कंपनियां थी वो हमारी लिस्ट से हट चुकी हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपके लिए वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे वैल्यूएशन मतलब पीई? नहीं, पीईजी आपको देखना है। फॉरवर्ड लुकिंग भी देख सकते हो और हिस्टोरिकल देख सकते हो। हिस्टोरिकल पीटर लिंच की थ्योरी है, फॉरवर्ड लुकिंग जो पीई होता है वो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस पे बनता है। तो मैं पीटर लिंच वाली थ्योरी यहां पे यूज करूंगा। मतलब पीईजी जो हिस्टोरिकल हो हमारा लेस देन 2 मतलब वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। लेस देन 2 जैसे मैं करूंगा, यहां पर वो जो 22 स्टॉक्स थे उसके अंदर से भी हट करके सिर्फ 12 कंपनियां बची हैं जो कि इन 3 फिल्टर्स के अंदर क्वालिफाई करती है। अब यहां पे जो फिल्टर आई कंपनीज, उनमें से मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं। जैसे कि यहां पे आई है हमारी पॉलीकैब इंडिया। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, यहां पे मैं आपके लिए एक प्रोसेस सेट कर रहा हूं ताकि आप खुद ये प्रोसेस समझ करके आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के अंदर ये एनालिसिस कर पाओ। इसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो इन फ्यूचर भी इसके थ्रू आप एफआईआई कैसे इन्वेस्ट करें, क्यों इन्वेस्ट करें, ये जान पाओ। इसके लिए मैंने पॉलीकैब का एग्जांपल लिया। दोबारा कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसके लिए आपको रिसोर्सेज पे आना है। बार बार मैं एक ही चीज बताता हूं, कॉन्फ्रेंस कॉल को आपको रखना है, इसको हमें सेव एज करके डाउनलोड करना है, और उसके बाद आपको चैट जीपीटी के ऊपर आना है, और जो आपने डाउनलोड करी फाइल
फाइल उसको अपलोड करना है। जैसे कि मैं MCX के ऊपर एनालाइज कर रहा था और मैंने यहाँ पे पॉलीकैब को भी डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद आपको प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, यहां से यहां तक ये प्रॉम्प्ट है। पूरी स्ट्रेटेजी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लास्ट टाइम यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नहीं डाल पाया था क्योंकि कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स अलाउ नहीं करता, इसलिए मैंने डायरेक्टली स्ट्रेटेजी में डाल दिया। क्लिक करके देख लेना। अब ये जो प्रॉम्प्ट है इसको मैं यहां पर आकर के पेस्ट कर दूंगा। ये प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या करेगा, ये इस डॉक्यूमेंट को एनालाइज करेगा, इसके बेसिस के ऊपर रेटिंग देगा कंपनी को, और बड़े बड़े एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या प्रोजेक्शन दी है, उसके बेसिस के ऊपर आपको पूरी स्टॉक की एनालिसिस करके दे देगा। तो अगर आप एआई को यूज नहीं कर रहे तो बहुत यहां पर गड़बड़ काम कर रहे हो। जैसे पॉलीकैब इंडिया का यहां पे आपको कंपनी का ओवरव्यू मिल गया और सारी चीजें यहां पर मिल जाएगी। मैं यहां पे वर्ड टू वर्ड जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। सो ये प्रोसेस आप फॉलो करना शुरू कर दो अगर आपको एनालिसिस को फास्ट करनी है और डीप एनालिसिस आपको करनी है। अदरवाइज आप सिर्फ वीडियो देखते रहोगे और टिप पे बाय करोगे और यहां पे रिस्क आएगा, आप लॉस कर लोगे। और ये नॉर्मल पैटर्न रिटेल इन्वेस्टर्स में देखा गया है, इसीलिए इसको एज अ एजुकेशन पर्पस से समझना और अपनी रियल लाइफ के अंदर प्रैक्टिस करना। अब यहां पे ये जो डिटेल आई इसके बेसिस के ऊपर मैं अपनी सेकंड लेवल ऑफ एनालिसिस शुरू कर सकता हूं, लेकिन इसके बाद आती है मेरी थर्ड लेवल ऑफ एनालिसिस। लेट्स से आपने यहां पे स्क्रीनर बनाया और इसके बाद आपको एक कंपनी है वो समझ आ गई, लेकिन इसके बाद शार्पली के ऊपर एक बहुत अच्छा फीचर है एनालिसिस का। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, चाहो तो यूज करो चाहे तो मत करो, आपकी मर्जी है। एनालिसिस के ऊपर आओगे तो यहां पर आपको एक स्टाइल बॉक्स दिखेगा जो आपको बताएगा कि हाँ ये जो कंपनी है मार्केट एंगल से इस समय पे अच्छी दिख रही है। तो आपको 3 लेवल ऑफ जस्टिफिकेशन मिल गई उस कंपनी को लेकर के। अब आपको बिजनेस मॉडल पता है, आपको सारी डिटेल्स पता है और ऐसे आपको कंपनीज को एनालाइज करना है, अच्छे स्टॉक्स को एनालाइज करना है। अब ये जो मैंने स्क्रीनर बनाया है इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टाइम टू टाइम आकर के चेक करना, क्योंकि मार्केट कंडीशन के हिसाब से या एफआई की जो क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट है वो चेंज होती है, उसके हिसाब से स्टॉक्स चेंज होते रहेंगे। तो स्टॉक के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप स्क्रीनर चलाओगे तो आपको अच्छे स्टॉक्स यहां पर मिलते रहेंगे, उसके बाद आप एनालाइज कर सकते हो। अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जिनकी वैल्यूएशन अच्छी है और इसी के साथ साथ टर्न अराउंड स्टोरी यहां पे प्ले आउट हो सकती है। तो सबसे पहली कंपनी है हमारी पॉलीकैब इंडिया, जो कि इंडिया के अंदर लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग केबल एंड वायर कंपनी है। और अब इसके मार्केट कैप की बात करें तो 1,22,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 46 का है इसका, लेकिन पीईजी लेस देन 2 है, मतलब बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड ये कंपनी नहीं है। अगर हम पॉलीकैब इंडिया के टॉप लाइन की बात करें तो आपको कंसिस्टेंट यहाँ पे ग्रोथ होते हुए दिख रही है। यहाँ पे जो बॉटम लाइन है वो भी कंसिस्टेंट तरीके से ग्रो होता हुआ दिख रहा है, और जो एफआईआई की होल्डिंग है वहां पर भी आपको यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। और जो डीआईआईज है वो सेल कर रहे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड टू स्ट्रॉन्ग हैंड में यहां पर गया है। तो स्मार्ट मनी इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर के बुलिश है, ये हमें डेटा बताता है। अगर इसके चार्ट की बात करें तो रिसेंटली 22% का करेक्शन आया है और एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। पॉलीकैब इंडिया के अंदर जो क्रैश आपको देखने को मिलेगा नॉर्मली वो अप टू 30 से 40% के बीच में देखने को मिलेगा। तो मतलब वोलेटिलिटी काफी अच्छी खासी होती है इस कंपनी के अंदर। हमारी जो अगली कंपनी है उसका नाम है MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज नवंबर 3 में इंडिया की फर्स्ट लिस्टेड नेशनल लेवल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज बनी। इंडिया की लीडिंग कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज बनी जो कि ऑफर करती है बेनिफिट फेयर प्राइस डिस्कवरी का, प्राइस रिस्क मैनेजमेंट का और इंडियन कमोडिटी मार्केट के इकोसिस्टम का। और ये एक्सचेंज ऑपरेट करता है अंडर सेबी। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 75,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पीई 80 के आसपास है, ROC 42 और ROE 34 के आसपास है। अगर हम इसके टॉप लाइन की बात करें तो टॉप लाइन कंसिस्टेंट यहां पर आपको ग्रो होता हुआ दिख रहा है। यहां पे जो बॉटम लाइन है ये भी आपको कंसिस्टेंट ग्रो होता हुआ दिख रहा है। अब यहां पे अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो यहां पे जो एफआईआई है उसने पोजीशन बिल्ड करी है, वहीं पे जो डीआईआई है उन्होंने पोजीशन कट करी है। अब यहां पे दो मेन क्वेश्चन आते हैं कि MCX जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, बिल्कुल, लेकिन एक चीज याद रखना, जो चीज अच्छी होती है वो चलती रहेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका पीई 80 के आसपास है, लेकिन हमने पीईजी रेशियो देखा है, मतलब ईपीएस ग्रोथ इसकी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, इसलिए पीई आपको ज्यादा दिख रहा है, बट ईपीएस यहां पे कंसीडर आप नहीं कर रहे। तो ईपीएस ग्रोथ अच्छे होने की वजह से यहां पे पीई बढ़ गया। तो वैल्यूएशन के लेवल पर ये ओवर एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ, ये एक्सपेंसिव है लेकिन ओवर एक्सपेंसिव नहीं है। हमारी जो अगली कंपनी है इसका नाम है यूपीएल लिमिटेड। यूपीएल लिमिटेड का जो बिजनेस है वो एग्रोकेमिकल बनाता है, इंडस्ट्रियल केमिकल बनाता है, केमिकल इंटरमीडिएट्स बनाता है, स्पेशलिटी केमिकल बनाता है और प्रोडक्शन करता है और सेल करता है फील्ड क्रॉप्स को
और वेजिटेबल सीड्स को। अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूं तो 54,000 का मार्केट कैप है, स्टॉक का पी 28 के आसपास है। लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो सरप्राइजिंग होगा, तो ध्यान से देखना, यहां पे ज्यादातर लोग गलती करते हैं। यूपीएल लिमिटेड जो है उसके जो रीसेंट नंबर्स आए वो कुछ खास नहीं आए। कैसे नहीं आए? यहां पे आपको लगेगा अरे बहुत अच्छे नंबर आए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे आप इसके नंबर्स देखोगे वो काफी ज्यादा अनस्टेबल थे, इवन लॉस मेकिंग हुई थी 2025 के अंदर, प्रॉफिट्स पूरी तरीके से गायब हो गए थे। इसी के साथ साथ आप देखो ईयर ऑन ईयर लेवल पे इसने अच्छा जंप दिखाया है, जिस वजह से जो टॉप लाइन है और बॉटम लाइन है ये हमें अच्छा दिख रहा है। लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी थी, इसी वजह से जो स्टॉक प्राइस है वो अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा आपको क्रैश होता हुआ दिखा 21% के आसपास। और रीसेंट जो ऑल टाइम बॉटम इसने बनाया था वो बनाया था 28% के आसपास का, मतलब 30% के आसपास ये क्रैश हो गई थी कंपनी। अब आप पूछ सकते हो प्राइस करेक्शन हुआ और लॉस मेकिंग कंपनी हो गई थी कुछ टाइम के लिए, तो भी एफआईआई इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इसके वैल्यूएशन देखोगे लास्ट 5 साल के तो 19 के आसपास दिखते हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट 3 साल के जो एवरेज मीडियन पी है वो 27 का है और आज की डेट में 28 के आसपास है, मतलब फेयर वैल्यूएशन के आसपास दिख रहा है। और केमिकल जो इंडस्ट्री है ये ग्रो कर रही है। हाँ, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको आपको अवॉइड करना है अगर आपको केमिकल बिजनेस के बारे में नहीं पता। जैसे मेरे को केमिकल बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता, इसलिए मैं कभी भी केमिकल कंपनी बाय नहीं करता। और मैं आपको भी बोलूंगा इस वीडियो को आप सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए लेना, इसके ऊपर डीप रिसर्च करना अगर आपको डिसीजन लेना है, या फिर सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जाकर के एडवाइस लेकर के ही इन्वेस्ट करना। क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है वो रिस्की होती है और ऐसी कंपनीज में अच्छा करेक्शन आता है टाइम टू टाइम। हमारी जो अगली कंपनी आती है उसका नाम है साउथ इंडियन बैंक। अब बोलोगे यार बैंक ये तो रिस्की है, हाँ ये रिस्की है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है आपको इसको समझना पड़ेगा। जो साउथ इंडियन बैंक है ये बना था 1929 के अंदर। इस बैंक की जो प्रेजेंस है साउथ इंडिया के अंदर और पर्टिकुलरली इन केरला के अंदर वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। साउथ इंडियन बैंक जो है वो प्रोवाइड करता है रिटेल लेंडिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज जैसे कि डेबिट क्रेडिट कार्ड, थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और भी काफी सारे सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखो, सबसे पहले मार्केट कैप 10,000 करोड़ से स्लाइटली ऊपर है, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है, वोलेटिलिटी तो होगी। दूसरी चीज यहाँ पर क्या आपको देखनी है कि प्राइस टू बुक, बैंक के अंदर पीई और पीईजी यहाँ पे हम बहुत अच्छे से नहीं देख सकते। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्राइस टू बुक। इसका प्राइस टू बुक 0.94 है जो कि 1 से नीचे है, इसी वजह से जो कंपनी है ये अंडर वैल्यूड होती है। दूसरी चीज रिटर्न ऑन एसेट 1 से ज्यादा है, मतलब जो ये लेंड कर रहे हैं वो ये रिकवर कर पा रहे हैं, इसी वजह से रिटर्न ऑन एसेट के कंपैरेटिवली प्राइस टू बुक सस्ता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे बुक वैल्यू के भी आपको नीचे मिल रहा है, मतलब ये एक अंडर वैल्यूड कंपनी है। अब अंडर वैल्यूड किसी रीजन की वजह से है। हाँ, अगर आप इसके 10 साल का चार्ट देखोगे तो इसमें काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी रहती है। क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अगर हम रीसेंट इनके नंबर्स देखें तो जो टॉप लाइन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, और बैंक्स को एनबीएफसी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे चेक करना जरूरी होता है, अदरवाइज बड़ी दिक्कत हो सकती है। जो टॉप लाइन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे ये बढ़ रहा है, जो बॉटम लाइन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे ये बढ़ रहा है। लेकिन हुआ क्या है, ग्रॉस एनपीए आप देखोगे कंसिस्टेंट तरीके से कम हुए हैं और जो नेट एनपीए हैं ये भी काफी ड्रास्टिक तरीके से कम हुआ है, जिस वजह से रिटर्न ऑन एसेट बढ़ गया है और प्राइस टू बुक सस्ता दिख रहा है हमें। इसी वजह से यहाँ पे ये जो टर्न अराउंड टाइप का आपको एक यू पैटर्न दिख रहा है ये देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखोगे एफआईआई जून 2025 से यहाँ पे पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं, जब से टर्न अराउंड हुआ है एनपीए नीचे आने शुरू हो चुके हैं। तो जो स्मार्ट मनी है वो हो सकता है कि इसकी टर्न अराउंड स्टोरी के ऊपर बेट कर रहा हो। तो अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो वीडियो है ये काफी लंबी हो चुकी है तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि स्टॉक इन्वेस्टिंग एनालिसिस प्रैक्टिस से आता है, कोई आपको सिखा नहीं सकता। तो इसी वजह से जो कुछ कंपनीज हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, आपको खुद एनालाइज करना है जो आज हमने फ्रेमवर्क सीखा उसके ऊपर, और देखना है कि क्या ये कंपनी अच्छी है या बुरी है, और उसके बेसिस पे आपका क्या डिसीजन बनेगा। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उसके रिप्लाई करूंगा। और अगेन ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आपकी एनालिसिस को काफी स्ट्रॉन्ग और फास्ट कर देगी ये स्ट्रेटेजी। बट अभी भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं यहां से 5 साल 10 साल 15 साल की थीम, कौन सी ऐसी थीम है जो कि एग्जिस्ट कर सकती है, ये क्वेश्चन मैं हमेशा खुद से पूछता आता था और मुझे रिसेंटली इसके आंसर मिलने लग गए। डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, एआई, ईवी, सोलर, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे गवर्नमेंट बुलिश है, गवर्नमेंट काफी ज्यादा पुश कर रही है, नई नई स्कीम लेकर के आ रही है। तो कौन सी ऐसी कंपनीज है जो इस सेक्टर के अंदर प्रॉक्सी प्ले कर रही है, ये जानना है तो इन दोनों वीडियोस को देख लेना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाय बाय।